नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर ऑल एग्जाम में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम एनसीईआरटी सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक क्लास 12th के इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी के पार्ट 1 को क्लियर कर लिया है। तो क्लास 12th का ही जो अध्याय दूसरा था, उस दूसरे अध्याय में हमने राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित सारी संकल्पनाओं को पढ़ा। आज हम तीसरा अध्याय लेकर के चलेंगे, जो मुद्रा और बैंकिंग को बताता है। मुद्रा और बैंकिंग, नाम से ही लग रहा है कि ये विनिमय का चीज़ हो गया। इसमें हमें बहुत ही विस्तार से इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा कि किसी वस्तु को अगर हम खरीदते हैं, बेचते हैं, तो कैसे उस पर जो है वो मुद्रा काम करती है। तो उसी पर हमें विशेष ध्यान देते हुए हम मुद्रा और बैंकिंग को पढ़ेंगे कि मुद्रा तो हमें वस्तु खरीदने में मदद तो करता है, लेकिन कैसे हम मुद्रा का संचय कर सकते हैं, जो बैंकिंग के द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। बैंकिंग में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुद्रा का कार्य क्या है, पहले ये समझते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि मुद्रा की भूमिका क्या है। तो मुद्रा की मुख्य भूमिका विनिमय को सुगम बनाना। विनिमय मतलब हो गया यहाँ पे एक्सचेंज, किंतु यह अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो कार्य अब हम समझेंगे। तो मुद्रा हम समझ गए, किसी वस्तु का अगर विनिमय होता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। जो मुद्रा के कार्य हैं, अगर उसको हम समझें तो सर्वप्रथम भूमिका क्या हो गई, विनिमय का माध्यम। ठीक है, मुद्रा सुविधाजनक लेखा की एक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, तो ये मुद्रा का चीज़ है। कैसे, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि अगर हम कहते हैं कि एक कलाई घड़ी का मूल्य 500 रुपये है, तो इसका मतलब है कि कलाई घड़ी का विनिमय मुद्रा 500 इकाइयों से की जा सकती है। जहां मुद्रा की एक इकाई रुपया है, यदि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है और एक कलम की कीमत 10 रुपये है, तो हम कलम और पेंसिल की सापेक्ष कीमत की गणना कर सकते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेट कहता है कि ये 10 रुपये है, तो 10 रुपये कहने का मतलब हुआ कि वो जो है वो आपका क्या चीज़ को बताता है, वो मुद्रा की स्थिति को बता रहा है कि उस वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, 10 रुपये की इकाई है। अब इसी टर्म में हम जब थोड़ा सा अब इसको हम उस पूरे चैप्टर को हम समग्र रूप से ओवरऑल तरीके से आपको बताते हैं कि भारतीय वित्तीय बाजार में मुद्रा और बैंकिंग का महत्व क्या है, उस चीज़ को हम जानेंगे। तो इसमें देखिए कि हम एक टर्म लेके चल रहे हैं, भारतीय वित्तीय बाजार। भारतीय वित्तीय बाजार, भारतीय वित्तीय बाजार जो है वो दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं मुद्रा बाजार और दूसरे को हम लोग कहते हैं पूंजी बाजार। ठीक है, मुद्रा बाजार में भी 4 भाग इसके बांटे गए हैं। ठीक है, पहला भाग कहलाता है कॉल मुद्रा यानी कॉल मनी। ठीक है, दूसरा कहलाता है ट्रेजरी बिल, तीसरा कहलाता है व्यापारिक बिल, है ना, जिसको कॉमर्शियल बिल कहते हैं, और चौथा जो है वो होता है वाणिज्यिक पत्र। वाणिज्यिक पत्र, है ना, वाणिज्यिक पत्र इसको कहते हैं, कॉमर्शियल पेपर। ठीक है, इसके बारे में भी विशेष चर्चा होगी। फिलहाल हम आपको टाइप्स बता दे रहे हैं कि भारतीय वित्तीय बाजार 2 प्रकार के होते हैं, एक मुद्रा, एक पूंजी। मुद्रा जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, कॉल मनी, कॉल मुद्रा, ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल और वाणिज्यिक पत्र। और पूंजी बाजार जो है उसके 3 भाग होते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं निवेश संस्थान, निवेश संस्थान। दूसरा कहलाता है बैंक और तीसरा कहलाता है प्रतिभूति बाजार। प्रतिभूति बाजार। इस चैप्टर में आपको ये पॉइंट और बैंक, बस यही 2 चीज़ आपको पढ़ने हैं। निवेश संस्थान उतना विशेष कर नहीं बताया गया है, तो उससे बस हम सिर्फ कुछ कुछ टर्मों का इस्तेमाल होगा निवेश संस्थान में। बेसिकली जैसे आपको सिडबी हो गए या आपका जो है सो एफसीआई हो गया, और अगर हम बात करें तो आपका एग्जिम बैंक हो गया, तो इन सब की स्थापना इस सब के बारे में है। तो वो तो आप नॉर्मल भी उससे याद कर सकते हैं, बट उसमें वो अलग से चीज़ नहीं है। बट इस पर और इस पर विशेष चर्चा की गई है इस चैप्टर में। तो आइए धीरे धीरे करके हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे इन सब चीज़ों का योगदान और इन सब चीज़ के बारे में ये क्या कहता है। तो भारतीय मुद्रा बाजार जो है, तो एक इसका भारतीय मुद्रा बाजार का जो एक संगठित रूप होना चाहिए, संगठित रूप की संकल्पना किसने की थी, संकल्पना किसने की थी, तो एक था चक्रवर्ती समिति, चक्रवर्ती समिति 1985, और एक था वाघूल समिति, वाघूल समिति, ये कब का, ये 1987। इन दोनों के सिफारिश पर ही जो था ये क्या हुआ कि संगठित रूप से भारतीय वित्तीय बाजार को बनाया गया था। अब हम समझते हैं कि इसका कैसे कैसे बाजार सेट है, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहला हमने बताया था कॉल मुद्रा यानी कॉल मनी बाजार।
है ना। ये कॉल मनी बाजार क्या है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं अति अल्प अवधि का बाजार। ये अति अल्प अवधि का बाजार है। अति अल्प अवधि का बाजार कहने का मतलब कि इसको जो है वो एक दिवसीय धन का लेन देन होता है, एक दिवसीय धन का लेन देन, धन का लेन देन ये होता है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इस बाजार में जो है वो अधिकतम 14 दिनों तक ही उधार लिया जा सकता है, उधार लिया जा सकता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब इसी में एक टर्म आता है अंतर कॉल मुद्रा। तो अंतर कॉल मुद्रा क्या हुआ, ये हुआ जब दो बैंकों के बीच में जब हम मुद्रा सेट करते हैं तो वो अंतर बैंक कॉल मुद्रा होता है ना। दो बैंकों के मध्य जब लेन देन हो रही है ना, मध्य लेन देन, तो वो क्या कहलाता है, अंतर कॉल मुद्रा, अंतर बैंक कॉल मुद्रा। दूसरा जो टर्म है ना, दूसरा टर्म होता है आपका ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये केंद्र सरकार द्वारा है ना अल्पकालिक ऋण प्राप्त किया जाता है, अल्पकालिक ऋण प्राप्त करता है ना। मतलब कि ये जो ट्रेजरी बिल है इसके मदद से केंद्र सरकार किसी से ऋण ले सकता है। अब इसकी अवधि कैसे है, या तो 91 दिन का, या 182 दिन का, या 364 दिन का जो है, यही 3 दिवसीय, 3 प्रकार के जो दिवसीय हैं, इन्हीं 3 दिवसीय जो है वो ट्रेजरी बिल प्रचलित है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ट्रेजरी बिल से लेन देन कौन करेगा, सिर्फ केंद्र सरकार करेगी, है ना। इसके बाद आता है तीसरा है आपका वाणिज्यिक बिल। वाणिज्यिक बिल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमर्शियल बिल। इस बिल का प्रयोग कहाँ होता है, तो इस बिल का प्रयोग जो है वित्त संस्थान, गैर बैंकिंग वित्त संस्थान, मर्चेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा किया जाता है। तो वाणिज्यिक बिल का प्रयोग कौन करेगा, तो म्यूचुअल फंड करेगा, म्यूचुअल फंड्स कंपनी करेगा, है ना। कॉमर्शियल बैंक्स इसको करेगा, कॉमर्शियल बैंक्स करेगा, ठीक है। मर्चेंट्स बैंक करेगा। तो जितने जो जहाँ से कॉल मनी का जो है आदान प्रदान शुरू हो रहा है, वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसका प्रयोग करेंगे, वाणिज्यिक बिल का प्रयोग करेंगे, है ना। इसी में एक छोटा सा टर्म आता है जो सीओडी इसको कहते हैं। सीओडी कहने का मतलब यहाँ पे हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये एक टर्म है, इसको हम वो उसका प्रकार नहीं है, बस एक टर्म है जिसको हम बता रहे हैं, तो इसको हम स्टार मार्क से लिख रहे हैं। सीओडी, सीओडी का अर्थ हुआ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये क्या कहता है, इसका उपयोग जो है वो बैंकों के द्वारा किया जाता है, बैंकों के द्वारा उपयोग, है ना। ये क्या करता है, अपनी तत्कालिक धन की कमी को पूरा करता है। तो ये हो जाता है आपका क्या, बैंकों के द्वारा जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स किया जाता है। इसके बाद जो हम चौथा पार्ट्स बताए थे आपको, चौथा पार्ट वो क्या था, वो था आपका कॉमर्शियल पेपर, जिसको हम लोग वाणिज्यिक पत्र कहते हैं। वाणिज्यिक पत्र अर्थात कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर जो है इसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाएगा, ये कंपनियों द्वारा जो है वो अल्पकालिक ऋण के लिए किया जाता है। कंपनियों द्वारा अल्पकालिक ऋण के लिए, अल्पकालिक ऋण के लिए जो प्रयोग होगा वो कौन सा होगा, तो वो आपका होगा कॉमर्शियल पेपर, ठीक है। इसी में फिर एक टर्म आता है मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड, जिसको हम लोग कहते हैं MMMF, MMF, है ना। ये क्या होता है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, है ना। ये क्या करता है, तो इसको मोटा मोटी अगर हम इसको कहें तो इसको हम लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। ये होता क्या है, ये होता ये है कि ये शेयर और प्रतिभूति बाजार जो है उसके आम आदमी को जो है वो क्या करता है, निवेश के लिए लाभ प्रदान करता है ना। ये शेयर व प्रतिभूति बाजार में आम आदमी को
निवेश करने में मदद करता है। भले जानकारी हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आम आदमी को शेयर बाजार में ये निवेश करने में मदद करता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1992 से हुई थी। ठीक है, फिर इसमें एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं गिल्ट एज बाजार। ये सब टर्म है जो मुद्रा और बैंकिंग को समझने के लिए ये सब चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है कि मुद्रा अगर समझना है तो हमें गिल्ट एज, म्यूचुअल फंड, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ये सब हमें समझना होगा। तो गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? तो गिल्ट एज्ड बाजार कहते किसे हैं? तो ये जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों को, है ना, वो गिल्ट एज्ड प्रतिभूति और इसके लेन देन के लिए गिल्ट एज्ड बाजार की जरूरत पड़ती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरकारी प्रतिभूति को का बाजार जो है वो क्या कहलाता है? गिल्ट एज्ड बाजार कहलाता है। इसके बाद आता है एक टर्म है ना, ये क्या है? ये DFHI है। DFHI कहने का मतलब डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? इसकी स्थापना जो है वो 1988 में RBI द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये करता क्या है? ये बैंक और वित्तीय संस्थानों को कटौती और पुनर्कटौती की सुविधा प्रदान करता है ना। तो बैंक व वित्तीय संस्था को कटौती या पुनर्कटौती की सुविधा प्रदान करता है ना। अब हम समझेंगे मुद्रा स्टॉक। अभी तक हम लोगों ने देखा कि मुद्रा कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हमने मुख्यतः बताया। ट्रेजरी बिल, है ना, फिर आपका कॉमर्शियल पेपर, फिर आपका जो था वो कॉमर्शियल बिल, और चौथा जो क्या था? कॉल मनी मार्केट। तो ये हमने समझा दिया। अब मुद्रा का स्टॉक समझिए। मुद्रा का स्टॉक जो है ना, ये मुद्रा का स्टॉक RBI करती है, RBI द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और इसे जो है वो 1977 में जो था सो इसे सुझाव दिया गया था। 1977 में शुरुआत हुआ, और इसमें क्या हुआ कि मुद्रा को विभिन्न प्रकार के कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला M1 क्या कहता है? M1 कहता है कि जो पब्लिक के पास करेंसी, नोट या सिक्का है, पब्लिक के पास नोट्स और कॉइन्स, ठीक है, प्लस बैंक में जो मांग जमा है, ठीक है, दोनों सेविंग और करेंट, ठीक है, और जो RBI के पास अन्य जमा है, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? इन सभी को हम लोग M1 की श्रृंखला में डालते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं, है ना, संकीर्ण मुद्रा। ठीक है, M1 को क्या कहेंगे? संकीर्ण मुद्रा। और M1 में कौन कौन सी चीज़ शामिल है? पब्लिक के पास जो नोट्स कॉइन है, बैंक में जो पैसे जो जमा है, और RBI के पास जो अन्य जमा है, इन सभी को मिला करके जो योगफल निकलेगा वो M1 को प्रभाषित करेगा। M2 क्या होता है? M2 होता है कि जो M1 में आया वो, ठीक है, प्लस में पोस्ट ऑफिस में जो खाता मौजूद है, पोस्ट ऑफिस में मांग जमा, है ना, पोस्ट ऑफिस में मांग जमा दोनों, है ना, सेविंग भी और करेंट भी। तो ये दोनों जो जमा होते हैं ये M2 में आते हैं। M3 में क्या आता है? M3 में आता है M1 प्लस बैंकों की सावधिक जमा कहने का मतलब जो बॉन्ड, जो ये FD जो बनता है ना, फिक्स डिपॉजिट, वो होता है सावधिक जमा, है ना। इसमें क्या हो जाता है? आवर्ती जमा, जो टाइमली के हिसाब से जो मेच्योर होता है, आवर्ती जमा, और प्लस नियत जमा, है ना, बॉन्ड जो होता है। तो ये क्या हो जाता है? ये M3 हो जाता है। M4 क्या होता है? M4 होता है कि M3, ठीक है, प्लस पोस्ट ऑफिस की सकल जमा में क्या होगा? मांग जमा और प्लस डिपॉजिट्स, जो फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड पेपर से जो बनता है, सावधिक जमा। ठीक है, तो इस प्रकार से मुद्रा को 4 भाग में बांटा गया, M1,
M2, M3 और M4। M1 को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग संकीर्ण मुद्रा कहते हैं, है ना। संकीर्ण मुद्रा, संकीर्ण मुद्रा क्यों कहते हैं, तो संकीर्ण मुद्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि संकीर्ण मुद्रा हम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इसकी तरलता जो है वो अधिक है ना। और तरलता इसकी अधिक है, और दूसरा चीज़ क्या है, निवेश में इसकी भूमिका जो है वो नगण्य है। निवेश में ये नगण्य है, इसके द्वारा निवेश होता ही नहीं है, ठीक है। और उसी प्रकार से M3 जो है, M3 को क्या कहते हैं, M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। और व्यापक मुद्रा कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बैंकों की कुल जमा राशि से संबंधित है, कुल जमा राशि से संबंधित है। और इसी कारण ये क्या है, ये जो है वो साख नियंत्रण में उपयोगी है, साख नियंत्रण में उपयोगी। तो जो CRR, SLR ये सब जो हम पढ़ते हैं ना, वो कहाँ से आता है, यही M3 से इसका लेन देन में उपयोगी ये होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुद्रा बाजार दो प्रकार के हो गए, है ना। पहला जो है वित्तीय बाजार दो प्रकार का हुआ, एक तो मुद्रा बाजार, और दूसरा जो है वो आपका क्या हुआ, दूसरा जो आपका बाजार हुआ पूंजी बाजार हुआ। मुद्रा बाजार के 4 भाग हुए, कॉल मुद्रा, ट्रेजरी, व्यापारिक, वाणिज्यिक, और पूंजी बाजार में 3 भाग हुए, निवेश संस्थान, बैंक और प्रतिभूति बाजार। हमने कॉल मुद्रा को जाना, कॉल मुद्रा क्या होती है, हमने ट्रेजरी बिल को भी जाना, हम वाणिज्यिक बिल के बारे में भी जाने, हम जो है सो फिर MMF, है ना, उसके बाद आपका COD, ये सब को भी जाना। और फिर हमने जो है सो मुद्रा का स्टॉक जाना, वो 4 भाग में इसको बांटा गया, M1, M2, M3 और M4। M1 को हम संकीर्ण मुद्रा कहते हैं और M3 को हम व्यापक मुद्रा कहते हैं। तो यहाँ तक हम मुद्रा के बारे में जान गए। अब हम पूंजी बाजार को लेकर चलेंगे। तो भारतीय पूंजी बाजार जो है, भारतीय पूंजी बाजार, तो भारतीय पूंजी बाजार में हमने बताया था 3 संस्थान है। सबसे पहला तो आपका वित्तीय संस्थान, ठीक है, दूसरा है आपका बैंक, और तीसरा है आपका प्रतिभूति बाजार। प्रतिभूति बाजार का इस चैप्टर में अभी कोई बातचीत नहीं है, इस पर हम अभी कोई बात नहीं करेंगे, है ना। हम सिर्फ बैंकिंग और वित्तीय संस्थान की बात करेंगे। वित्तीय संस्थान में आपको जो है, वित्तीय संस्थान की अगर हम बात करें, वित्तीय संस्थान, तो वित्तीय संस्थान में संस्थानों का नाम याद रखना है। जैसे में आपके पास हो जाता है SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, फिर आता है एक्जिम बैंक, है ना, जिसको भारतीय निर्यात आयात बैंक कहते हैं। फिर आता है आपके पास NHB, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आवास बैंक कहते हैं। फिर आता है नाबार्ड, जिसको हम लोग राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। फिर आता है LIC, है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम। फिर आता है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आता है SEBI, अर्थात भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। फिर आता है आपका IFFI, है ना, जिसको हम लोग भारतीय औद्योगिक बिल निगम होते हैं। इसी प्रकार से और भी नाम हैं जो हम वित्तीय संस्थान में रखते हैं। ये करंट अफेयर में आपको कहीं ना कहीं रोज प्रतिदिन आपको सुनने को मिलता होगा। हम अब बैंकिंग को समझते हैं कि बैंकिंग का क्या प्रोसेस है मुद्रा बाजार में या मुद्रा के साख नियंत्रण में। तो बैंकिंग में सबसे जो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, वो हमारा है RBI। और RBI के बारे में आपको पता ही होगा कि स्वतंत्रता से पहले, है ना, बैंक थे कुछ। जैसे में पहला बैंक था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, ये 1806, ठीक है। दूसरा बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, ये था 1840। तीसरा जो बैंक था वो था आपका बैंक ऑफ मद्रास, जिसको 1843 में था, ठीक है। क्या किया गया कि इन तीनों बैंकों को जोड़ करके 1921 में एक बैंक बनाया गया, जिसे नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है सो 1921 में इसको बनाया गया, ठीक है। इसी को जो था ये 1 जुलाई 1955 को, है ना, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण, और इसी का नाम क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो है वो 1894 में PNB की स्थापना हुई, ठीक है। ये हम बैंकिंग का विकास बता रहे हैं बेसिकली। अभी RBI को अगर हम अभी छोड़ दें तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका बैंकिंग का विकास है। फिर हम RBI 1935 के हिसाब से बताएंगे, ये बैंकिंग का विकास की बात कर रहा है, ठीक है। तो PNB बना। उसके बाद 1906 में
बैंक ऑफ इंडिया बना, ठीक है। फिर 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा बना, ठीक है। फिर 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना, ठीक है। उसके बाद 1913 में बैंक ऑफ मैसूर बना, बैंक ऑफ मैसूर बना, ठीक है। तो अब फिर क्या हुआ कि बैंकिंग अधिनियम, बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत बैंकों का परिचालन शुरू हुआ, क्योंकि ये सब जितने भी बैंक थे ये अंग्रेजों के समय से चल रहे थे। आज़ादी के बाद इनका परिचालन किया गया, जो हम बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत देखते हैं कि कैसे जो है सो इसमें बैंकों का परिचालन किया गया। और हर एक स्टेज के बाद कुछ कुछ छोटे छोटे जो रीजनल बैंक थे उन सबको मिला करके एक स्टेट बैंक में बहुत बड़ा बैंक बन गया। आज के डेट में भारत का सबसे बड़ा बैंक अगर हम कहें तो स्टेट बैंक माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे बैंकों को मिला जुला करके जो है सो एक राष्ट्रीयकरण के जरिए किसी भी तरीके से इसका काम किया गया और SBI में सभी को सम्मिलित कर दिया गया। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो उसमें पहला जो राष्ट्रीयकरण हुआ इसमें 14 बैंक्स को शामिल किया गया था। ये कब हुआ था? ये 1969 में हुआ था पहला राष्ट्रीयकरण। दूसरा राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में। इसमें 6 बैंकों को शामिल किया गया, ठीक है। और ये हर समय जब भी सरकार को जरूरत पड़ती है तो उस हिसाब से जो है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं RBI की। ये RBI है क्या? तो 1 अप्रैल 1935 को, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत, बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। और जो है सो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसके फर्स्ट गवर्नर थे आपके सर एस्बॉर्न स्मिथ, है ना। और अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। तो ये जो है सो हमारा आपका राष्ट्रीयकरण किया गया और RBI इस प्रकार से संचालित किया गया, है ना। इसका जो मेन ऑफिस है, मेन हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? मुंबई में है ना। और रीजनल जो हेडक्वार्टर है, जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, कोलकाता में है, मुंबई में है और चेन्नई में है। तो यहाँ पे जो है वो आपका RBI का प्रधान कार्यालय रीजनल और मेन कार्यालय मुंबई में है, ठीक है। इसके कार्य क्या हैं? RBI के कार्य क्या हैं? इसके 2 कार्य हैं। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग, केंद्रीय बैंकिंग, ठीक है। और दूसरा कार्य क्या है? विकास संबंधी एवं प्रवर्तनीय कार्य, प्रवर्तन कार्य, ठीक है। अब सामान्य बैंकिंग, जो सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य है उसमें क्या है? सामान्य बैंकिंग कार्य जो है उसमें क्या है, ये इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो सामान्य बैंकिंग कार्य में ये क्या क्या करता है? सबसे पहला काम है करेंसी नोट्स का निर्गमन, ठीक है, ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है? सरकारी बैंकर का कार्य, सरकारी बैंकर का कार्य, अर्थात ट्रेजरी बिल और प्रतिभूति या उसका क्रय विक्रय सब जो है वो सरकारी बैंकर के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट क्या है? बैंकों का ये बैंक है, बैंकों का बैंक है, ठीक है। चौथा क्या है? विदेशी विनिमय का ये नियंत्रण करता है, ये विदेशी विनिमय का नियंत्रण करता है, ठीक है। पांचवा क्या है? साख नियंत्रण करता है, ठीक है। जैसे आपका बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब जो आप नाम सुनते हैं वो साख नियंत्रण में आता है। और छठा जो है वो कृषि वित्त व्यवस्था देखता है, किसके जरिए? नाबार्ड के जरिए। तो नाबार्ड जो है वो कृषि के क्षेत्र में एक तरीके से हम कहेंगे कि ये RBI का ही जो है वो कृषि संबंधी कार्य अगर किसी देखना है तो वो नाबार्ड के जरिए देखेगा, ठीक है।
तो ये हो गया आरबीआई का कार्य कि सामान्य बैंकिंग कार्य और विकास संबंधी प्रवर्तन कार्य, और सामान्य बैंकिंग कार्य में करेंसी नोट का निर्गमन, करेंसी छपेगा, आएगा जाएगा, ये सब जो हिसाब किताब है वो हमारा करेंसी नोट का निर्गमन हो जाएगा। सरकारी बैंकर का बैंक है, जितने भी जो आपके ट्रेजरी बिल हैं, प्रतिभूति हैं, उन सब का जो है ये हिसाब किताब रखता है। बैंकों का बैंक है, बैंक रेट, बेस रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के जरिए जो है वो बैंकों का बैंक ये होता है। विदेशी विनिमय नियंत्रण कैसे करता है, तो ये जो है वो ट्रेडिंग के जरिए, पेमेंट बैलेंस के जरिए जो है वो विदेशी विनिमय नियंत्रण करता है। साख नियंत्रण मैंने बताया कि उस प्रकार से ही करता है। और कृषि वित्त व्यवस्था जो है वो नाबार्ड के जरिए भी जो है ये कृषि वित्त व्यवस्था को हिसाब किताब ये करता है। अब हम कुछ कुछ टर्म को समझेंगे जो साख नियंत्रण के बारे में बताता है, क्योंकि मुद्रा का यहीं से होगा कि मुद्रा का बैंकिंग में किस प्रकार से प्रयोग होगा, वो हम साख नियंत्रण से समझेंगे। तो साख नियंत्रण में पहला जो टॉपिक है वो है बैंक रेट। बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है, तो इस रेट पे रिजर्व बैंक जो है अन्य बैंकों को दीर्घावधिक ऋण देता है। ऋण दो प्रकार के, अल्पकालिक और अल्पावधिक और दीर्घावधिक। तो दीर्घावधिक ऋण जो देगा, है ना, वो क्या होता है कि वो आरबीआई इस दर पर, है ना, अन्य बैंकों को दीर्घावधिक ऋण देता है। दीर्घावधिक ऋण देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैंक रेट कहते हैं। और एक चीज समझिए कि जब मुद्रा का प्रसार होगा तो क्या होगा, बैंक रेट में वृद्धि आएगी। ये सब पीटी में जो है ना इसी तरीके से स्टेटमेंट दे करके सवाल करता है। तो जब मुद्रा का प्रसार होगा तो बैंक रेट में वृद्धि होगी, और जब मुद्रा संकुचित होगी तो बैंक रेट में क्या होगा, कमी होगा। जब मुद्रा का संकुचन होगा मतलब प्रसार कम होगा, तब क्या होगा, बैंक रेट कम जाएगा। तो दो चीज समझना है कि जब मुद्रा का प्रसार होगा तो बैंक रेट बढ़ेगा, और मुद्रा का प्रसार मतलब संकुचन, मुद्रा का प्रसार जो कम होगा, कम होने का मतलब क्या हुआ, संकुचन होगा, तो क्या होगा, बैंक रेट कम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रेपो रेट पे। रेपो रेट क्या कहता है, तो ये वह रेट है जिसपे आरबीआई अपने ग्राहकों को अल्प अवधि का ऋण उपलब्ध कराता है। और इसके ग्राहक कौन हुए, बैंक हुए, सीधी सी बात है। तो रेपो रेट क्या करेगा कि आरबीआई जो है अपने ग्राहक को, बैंक ज्यादातर होते हैं इसमें, वित्तीय संस्थान वगैरह भी आएंगे, लेकिन आरबीआई अपने ग्राहक को, है ना, इस दर पर अल्पावधिक ऋण प्रदान करता है। तो ये जो अल्पावधिक ऋण प्रदान किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो रेपो रेट हो जाएगा, उसे रेपो दर कहते हैं, है ना। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट जिसको हम लोग प्रतिवर्ती रेपो दर कहते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होगा कि जब आरबीआई अपने ग्राहकों से, है ना, जो अल्पावधि ऋण लेता है उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आरबीआई जो है वो ग्राहक को अर्थात बैंक को ऋण देगा, और यहाँ से जो आरबीआई जो है वो बैंक से ऋण लेगा। ये ऋण कैसा लेगा, तो ये ऋण जो है वो अल्पावधिक ऋण लेगा, अल्पावधिक ऋण लेगा। तो इसको हम लोग कह देंगे रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद आता है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम लोग नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जब जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, जब एक जमा राशि का निश्चित प्रतिशत जो है सो रिजर्व बैंक के पास आरक्षित रखते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। मतलब कि बैंक अपने जमा राशि का निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास निधि के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है। और ये रेट जो है कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है, और यही कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो, रखना पड़ता है ना। इसी अनुपात को क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो जब रखाएगा तो इससे क्या होगा कि मान लेते हैं कि अगर रिजर्व बैंक जो है साख मुद्रा में वृद्धि करना चाहता है तो क्या करेगा कि इस अनुपात में कमी कर देगा। ठीक है। मतलब समझिए कि अगर साख मुद्रा में वृद्धि हो रही है तो कैश रिजर्व रेशियो क्या हो जाएगा, इसके अनुपात में कमी आ जाएगी। और जब साख मुद्रा में कमी होगी तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होगा,
बढ़ जाएगा, है ना, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। फिर हम 5वें पे आते हैं, ये क्या होता है, इसको हम लोग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, SLR, है ना, SLR, सावधिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है, तो ये होता है कि इसमें व्यापारिक बैंक जो होंगे उनको अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत तरल के रूप में, है ना, या अनुमोदित प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। इस केस में क्या होगा कि ये RBI के पास जमा हो जाएगा, लेकिन SLR के रूप में क्या होगा कि बैंक अपने पास ही रखेगी। बैंक अपनी कुल संपत्ति का, यहाँ पे देखिए अपना जमा राशि लिखा है और यहाँ पे क्या है, अपनी कुल संपत्ति का, दोनों में अंतर है, इस चीज़ को समझिएगा। तो अपनी कुल संपत्ति का जो है एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में, तरल रूप मतलब कि जो एक्सचेंजेबल है, तरल रूप में या अनुमोदित प्रतिभूति के रूप में रखेगा। अनुमोदित प्रतिभूति मतलब बॉन्ड के रूप में, अनुमोदित प्रतिभूति के रूप में रखेगा, के रूप में अपने पास रखता है, अपने पास रखेगा। तो ये जो रेशियो निर्धारण करेगा ये RBI के द्वारा होगी और इसी को हम लोग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अर्थात सावधिक तरलता अनुपात कहते हैं, है ना। अब मान लेते हैं कि अगर साख मुद्रा में प्रसार करना हो तो इस अनुपात को कम कर देंगे। साख मुद्रा में अगर मुद्रा में प्रसार तो क्या होगा, SLR में कमी आ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि बैंकों के पास जो है वो तरल कोष में वृद्धि हो जाएगी, सीधी सी बात है। जब SLR का रेशियो कम होगा तो तरल जो है सो कहाँ चला जाएगा, मेन उसके अकाउंट में आ जाएगा। और यही अगर हमको साख मुद्रा में संकुचन करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस अनुपात को बढ़ा देंगे, और जब बढ़ा देंगे तो तरल जो है कोष कम हो जाएगा, है ना। अब इसका क्या होता है कि ये आपका हो गया SLR। इसी में एक टर्म आता है जो हम एक अलग से इसको हम जान लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं MSF। MSF का मतलब क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये क्या है, ये वह दर है जो बैंक रिजर्व बैंक से प्रतिभूतियों के एवज में ऋण लेता है, अपना प्रतिभूति गिरवी रखता है, उसके बाद ये ऋण लेता है। तो बैंक जो है वो RBI से प्रतिभूति के बदले ऋण लेता है, गिरवी रख के प्रतिभूति के बदले ऋण लेता है। तो ये क्या हो गया, MSF हो गया, है ना। जैसे इसको जो मार्जिनल फैसिलिटी जो रेट है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ये उस एवज में RBI से जो है वो प्रतिभूति के बदले इसमें ऋण लेता है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है वो MSF निर्धारित होता है। अब एक चीज़ और है, इसमें एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं बेस रेट। बेस रेट, ये बेस रेट क्या है, तो बेस रेट वह रेट होता है जिसमें क्या होता है कि जो अनुसूचित बैंक हैं, जो मतलब शेड्यूल्ड जो कमर्शियल बैंक हैं, वो किसी तरह का ऋण नहीं दे सकते हैं, है ना। ये जो है वो किसी प्रकार का ऋण नहीं देंगे। बेस रेट क्या हो जाता है कि वह दर है जिसके नीचे बैंक जो है, बैंक कोई ऋण नहीं देंगे। तो जितने भी बैंकों में जो हम लोग लोन रेट देखते हैं वो डिसाइड RBI के द्वारा होता है और वही बेस रेट कहलाता है। उसके नीचे जो है वो कोई भी बैंक ऋण नहीं दे सकता है ना, नहीं देंगे। किसी प्रकार का ऋण वो बैंक उस रेट के नीचे नहीं देगा। यही हम लोग क्या कहते हैं, इसको बेस रेट कहते हैं, ठीक है। ये क्या किया, ये 2010 से लागू किया गया है, 2010 से इसे लागू किया गया है। फिर इसमें एक टर्म आता है CAR, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो, ठीक है। ये क्या है, ये होता है कि पूंजी और जो जोखिम परिसंपत्ति के अनुपात को ही, है ना, जो पूंजी आया और जो जोखिम परिसंपत्ति है बैंक का परिसंपत्ति, ठीक है, इसका जो रेशियो निकल के आएगा वही हमारा क्या होता है, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो अर्थात पूंजी पर्याप्तता अनुपात। इसमें अगला जो टर्म है उसको हम लोग NPA कहते हैं। इस पर बहुत करंट में विवाद होते रहता है, वही NPA है। इसको क्या कहते हैं, गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति, है ना। ये NPA क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये क्या होता है, ये होता है कि जब बैंक द्वारा जो ऋण दिया गया है ना और उस पर जो ब्याज दिया गया था वो क्या होता है, गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति कहलाती है, ठीक है। मतलब जो बैंक द्वारा जो ऋण है
ऋण है एवं उस पर जो ब्याज है, उस पर जो ब्याज, वो ब्याज क्या कहलाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट अर्थात गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति, है ना। और वो क्या होता है कि वो या तो एक फाइनेंशियल ईयर में, है ना, मूलधन का भुगतान जो है वो 180 दिन या ब्याज का भुगतान जो 365 दिन तक ना हुआ हो, दिन तक ना हुआ हो। अगर ये दोनों में नहीं होता है, 180 दिन में मूलधन का भुगतान, मूलधन का भुगतान, ठीक है, और 365 दिन तक में ब्याज का भुगतान अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉड घोषित करेंगे। इससे इसके आधार पे ही एनपीए डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है आपके पास, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिसको एनबीएफसीज कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, है ना। ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत काम करती है, ठीक है, जिसका व्यवसाय क्या होता है कि जो भी योजना आ रही है उसके अंतर्गत जमा स्वीकार करे या अन्य तरीके से उधार दे, है ना। तो योजना के तहत जमा स्वीकारना या उधार देना, या उधार देना, है ना। तो ये जो है वो आपका एनबीएफसी कहलाता है। तो इस प्रकार से हम आपको पूरा एक डेटा दे दिए बैंक के बारे में कि बैंक जो है वो कैसे कैसे इस पे काम करता है। तो इस चैप्टर में, जो ये चैप्टर 3 है, इसमें हमने ये जाना कि मुद्रा और बैंकिंग में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। और मुद्रा में हमने बैंकिंग के जरिए हमने जाना कि कैसे बैंकों का विकास हुआ, उसमें फिर आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, है ना। उसके बाद जो था सो इसमें कैसे जो है वो बैंक रेट क्या होता है ना, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, इन सब के बारे में हमने जाना। तो हम बैंक के जरिए हम इस चीज़ को, बैंक के जो एक बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। और इस प्रकार से ये हमारा दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। अब ये तीसरा अध्याय बचता है जो एनसीईआरटी बुक्स में इसको 5वें अध्याय के रूप में दिया गया है, और ये सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था की बात करता है। इसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि बजट किस प्रकार से बनाया जाता है, कौन कौन से ईयर का बजट इसमें शामिल होता है, संशोधित बजट क्या है ना। फिर और भी उस पर विशेष चर्चाएं होंगी कि बजट में जो है कर विभाजन कैसे किया जाता है, राजस्व प्राप्ति क्या है, योजनागत व्यय क्या है। तो विभिन्न जो जितने भी हम लोग बजट में टर्म देखते हैं उन सभी की जानकारी हमें इससे प्राप्त होगी। तो तब तक के लिए इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में आपको सभी प्रकार के यहाँ पे जानकारियाँ एग्जाम से संबंधित प्राप्त होती रहेंगी। यूपीपीसीएस, आरओ और सिविल सर्विस और बीपीएससी से संबंधित भी सारे यहाँ पे जो है सो कोर्सेज सिलेबस कराए जा रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।